छात्रों, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। अभी इससे पहले वाले जो वीडियो था उस वीडियो में अपन ने पढ़ा था किशनगढ़ शैली, क्योंकि अपन पढ़ रहे हैं राजस्थानी लघु चित्र शैली। और राजस्थानी लघु चित्र शैली की 4 स्कूल या 4 प्रमुख शैलियाँ पढ़ रहे हैं अपन। उन 4 प्रमुख शैलियों में मेवाड़, मारवाड़, हाड़ौती और ढूंढाड़ पढ़ रहे हैं, जिनमें सबसे पहले अपन ने पढ़ा मेवाड़ शैली। और मेवाड़ शैली की प्रमुख उपशैली नाथद्वारा शैली। उसके बाद पढ़ा मारवाड़ शैली, और मारवाड़ शैली की प्रमुख उपशैलियों में जोधपुर शैली, बीकानेर और किशनगढ़ शैली पढ़ी। किशनगढ़ शैली में अपन ने पढ़ा कि किशनगढ़ शैली की नारी सौंदर्य वाले चित्र प्रसिद्ध रहे हैं, जिनमें बनी ठनी प्रमुख पेंटिंग को पढ़ा। और बनी ठनी को अपन ने पढ़ा तो बनी ठनी राजा सावन सिंह की उपपत्नी थी। और किशनगढ़ शैली को जो प्रकाश में लाने का श्रेय था फयाज अली और एरिक डिक्सन को था, और 1943 में वो प्रकाश में लाए थे। और बीकानेर शैली वो किशनगढ़ शैली है जिसमें राजा सावन सिंह को आगे चलकर भक्त कवि नागिरदास के नाम से ख्याति प्राप्त हुई थी। उनके शासनकाल को ही मेवाड़ शैली किशनगढ़ शैली का स्वर्ण काल कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद अपन पढ़ते हैं तीसरी प्रमुख शैली, जिसका नाम है हाड़ौती शैली। और हाड़ौती शैली के विषय में आपको मैंने प्रमुख केंद्रों में बता रखा है कि हाड़ौती शैली को वर्तमान में कोटा बूंदी शैली के नाम से जाना जाता है। इसमें आने वाले जो प्रमुख केंद्र थे पहले, उनमें कोटा बूंदी, दुगारी, झालावाड़ और केसुरायपाटन आदि प्रमुख केंद्र थे। इन केंद्रों को मिलाकर जो कहा गया था वो हाड़ौती शैली कहा गया था, क्योंकि यहाँ पर जो राज्य किया था वो राज्य करने वाले राजपूत राजाओं में हाड़ावंशी राजपूत राजा थे। और हाड़ावंशी राजपूत राजा होने के कारण इस क्षेत्र को हाड़ौती के नाम से जाना गया। तो अपन पढ़ते हैं हाड़ौती शैली। हाड़ौती शैली में आने वाली 2 शैलियाँ हैं प्रमुख। अपनी कलात्मक विशेषताओं के आधार पर इनको अलग अलग पढ़ा जाता है। मैंने बताया था आपको, कलात्मक विशेषताओं में कई बार ऐसा होता है कि वहाँ के एनवायरनमेंट, वहाँ का जो वातावरण होता है वो वातावरण भी शामिल होता है कला में। क्योंकि अपने यहाँ राजस्थान में ही देख लो कि राजस्थान है तो राजस्थान में हर 10 किलोमीटर और 15 किलोमीटर की दूरी पर जाकर देखते हैं तो भाषा, वहाँ का रहन सहन, उन खान पान आदि में परिवर्तन आता है। यहाँ तक कि भौगोलिक स्थितियों में भी परिवर्तन आ जाता है। तो वो परिवर्तन क्या है, हमारी कला में झलकता है। और हमारी जब कला में झलकेगा तो निश्चित है कला में क्या आ जाता है, परिवर्तन आ जाता है। एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र पर परिवर्तन आ जाता है। जैसे अपने अलवर डिस्ट्रिक्ट में तो और भरतपुर डिस्ट्रिक्ट में तो कहीं हो रहे क्या कह रहा है, इस तरह से बोलते हैं अपन। और वहाँ जाके आप जयपुर वाटी में चले जाओ, नीका छो भैया कोऑर्डिनेस आया हो कठिन जाओगा। इस तरह से भाषाओं में ही परिवर्तन आ रहा है। तो निश्चित जो भाषाओं में परिवर्तन आ रहा है, बोली भाषा में परिवर्तन आ रहा है, वो परिवर्तन हमारी कला में उतरता है। तो रहन सहन, खान पीन, बोली भाषा सबका ही अपनी कला पर फर्क पड़ता है। इसलिए इसे क्या है, अलग अलग विशेषताओं के आधार पर अपन अलग अलग शैलियों में पढ़ रहे हैं। जैसे राजस्थानी शैली की प्रमुख शैली अपन 4 पढ़ रहे हैं, और 4 प्रमुख शैलियों में भी प्रमुख उप शैलियाँ पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो इसकी हाड़ौती शैली की 2 प्रमुख उप शैलियाँ नहीं हैं। कौन कौन सी? कोटा शैली और बूंदी शैली। हाड़ौती क्षेत्र को वर्तमान में कोटा बूंदी संभाग के नाम से जानते हैं। प्रश्न बन सकता है, या प्रश्न ऐसे आते भी हैं कि जैसे मेवाड़ को वर्तमान में किस नाम से जानते हैं? उदयपुर के नाम से जानते हैं। मारवाड़ को वर्तमान में किस नाम से जानते हैं? जोधपुर के नाम से जानते हैं। हाड़ौती को कोटा बूंदी के नाम से, और ढूंढाड़ को जयपुर या मेवाड़ क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो हाड़ौती क्षेत्र में पहले आने वाले क्षेत्रों में कोटा बूंदी, झालावाड़, दुगारी, केसुरायपाटन, झालरापाटन आदि क्षेत्र आते थे। यहाँ हाड़ावंशी राजपूत राजाओं के शासन के कारण इस क्षेत्र को हाड़ौती क्षेत्र के नाम से जाना गया। मैंने प्रश्न हो सकता है कि यहाँ कौन से राजपूत राजाओं ने शासन किया? तो यहाँ हाड़ावंशी राजपूत राजाओं ने शासन किया, इसलिए इनको क्या कहा गया? हाड़ौती क्षेत्र कहा गया। कला शैली को हाड़ौती शैली के नाम से जाना गया। इस शैली के 2 प्रमुख केंद्र रहे हैं, जिनमें बताया आपको कोटा और बूंदी हैं। लेकिन ये कोटा और बूंदी में इनके अपनी निजी विशेषताओं के आधार पर कलात्मक दृष्टि से अलग अलग शैलियों के रूप में अपन पढ़ते हैं, जिनमें सबसे पहले अपन पढ़ रहे हैं क्या? बूंदी शैली। बूंदी शैली में जो प्राकृतिक वैभव है, वहाँ का प्राकृतिक सुंदरता है, वो अति सुंदर है। वहाँ के सरोवर, पहाड़, मतलब वो अच्छे सुंदर होने के कारण उनका प्रभाव हमारी कला पर भी पड़ा है। इसलिए बूंदी शैली को अलग से पढ़ा जा रहा है। बूंदी शैली प्राकृतिक सौंदर्य और सुषमा से आच्छादित हाड़ा राजपूतों के राज्य बूंदी में पोषित चित्र शैली बूंदी शैली के नाम से प्रसिद्ध हुई। मैंने आपको बताया यहाँ का प्राकृतिक वातावरण या प्राकृतिक सौंदर्य सुंदर है, और वो प्राकृतिक सौंदर्य यहाँ की कला पर उतर कर आया। और यहाँ जो बूंदी राज्य में जो पोषित हुई शैली, विकसित हुई, उसे बूंदी शैली के नाम से जाना गया। वहाँ की सघन वन संपदा, प्राकृतिक वैभव, पहाड़, सरोवर आदि सभी बूंदी के कलात्मक जीवन को प्रभावित करते हैं। मैंने आपको बताया था पहले ही
कि अपने यहाँ जो कला है उस कला पर उस क्षेत्र का रहन सहन, खान पीन, बोली भाषा या वहाँ का परिवेश, ये सारी चीज़ें प्रभावित करती हैं कला को। 14वीं सदी के मध्य राव देवा द्वारा 1398 ईस्वी में स्थापित बूंदी का कलात्मक इतिहास 16वीं सदी से राव सुरजन सिंह के समय से माना जाता है। राव सुरजन सिंह के समय 16वीं सदी से माना जाता है। राव सुरजन द्वारा मेवाड़ से संबंध विच्छेद करने एवं अकबर को रणथंभौर किला सौंपकर मुगल आधिपत्य की स्वीकारोक्ति बूंदी के इतिहास का महत्वपूर्ण घटनाक्रम रहा है। इस आधार पर मतलब बूंदी शैली में क्या हुआ कि मेवाड़ से संबंध विच्छेद होने के कारण, मुगलों से संपर्क होने के कारण बूंदी शैली ने अलग से अपनी विशेषता बनाई, इसे अपनी पहचान बनाई, उसे बूंदी शैली कहा गया था। इसके पश्चात मुगलों के साथ बूंदी रियासत के संबंध आने वाले लंबे समय तक मधुर और सुदृढ़ रहे थे। बूंदी शैली के उद्भव के बारे में कोई निश्चित प्रमाण तो प्राप्त नहीं हुए, किंतु 18वीं सदी के मध्य में मेवाड़ से संबंध विच्छेद होने के कारण मुगलों के प्रभाव से अपने प्राकृतिक वैभव से परिपूर्ण राज्य आश्रय में अपने वैभव को प्राप्त किया था बूंदी शैली ने। किनके? मुगलों के अच्छे संबंध हो जाने के कारण, और वहाँ का प्राकृतिक जो संपदा है या प्राकृतिक सौंदर्य है वो अच्छा होने के कारण अपनी बूंदी शैली पर इसका प्रभाव लिया और एक स्वतंत्र शैली के रूप में विकसित हुई थी। बूंदी के राव रतन सिंह, उनके पुत्र रावत छत्रपाल और पौत्र भाव सिंह के द्वारा कलाकारों को आश्रय देने से बूंदी शैली ने अपना एक निश्चित स्वरूप ग्रहण किया। किसके आश्रय देने से? बूंदी के राव रतन सिंह, उनके पुत्र रावत छत्रपाल और पौत्र भाव सिंह के द्वारा कलाकारों को आश्रय देने से एक बूंदी ने निश्चित अपना स्वरूप ग्रहण कर लिया था। राव रतन सिंह के समय के चित्रों में भारत कला भवन, भारत भवन है भोपाल में और भारत कला भवन है इलाहाबाद या वाराणसी कह सकते हैं अपन, वाराणसी में। इलाहाबाद में संग्रहित दीपक राग का यह दीपक राग का चित्र है तथा नगर निगम संग्रहालय इलाहाबाद में संग्रहित दीपक राग का चित्र बूंदी शैली के प्रारंभिक इतिहास के प्रमाण हैं। इसके बाद राव भाव सिंह के राज्यकाल में मतीराम की रचना, मतीराम एक कवि हुआ था, उसने 2 रचनाएं की थी, एक ललित ललाम था और एक रसराज। ये दोनों रचनाओं ने बूंदी शैली के जो कलाकार थे उन कलाकारों को बहुत अधिक प्रभावित किया। कालांतर में बूंदी शैली पर दक्षिणी शैली का प्रभाव दिखाई देने लगा। 18वीं सदी के पूर्वार्ध में बूंदी शैली का विकास अधिक हुआ। इससे पहले के चित्रों में मेवाड़ शैली का प्रभाव दिखाई देता था, लेकिन बाद वाले चित्रों में मुगल प्रभाव और रीतिकालीन साहित्य से प्रभावित बूंदी शैली के चित्र तकनीक और विषय विविधता की दृष्टि से उत्कृष्ट चित्र बन गए। रंगों की चटकता, आकृतियों का शारीरिक गठन, प्राकृतिक वैभव ने बूंदी शैली को चरमोत्कर्ष पर पहुंचाया। रंगों की चटकता, आकृतियों का शारीरिक गठन और प्राकृतिक वैभव, वहाँ की जो प्राकृतिक सुंदरता है उसने इस बूंदी शैली को क्या चरमोत्कर्ष पर पहुंचाया। इस समय रसराज पर आधारित, अभी बताया मतीराम की 2 रचना थी, एक ललित लालाम और एक रसराज, जिसने कलाकारों को अधिक प्रभावित किया। तो रसराज पर आधारित नायक नायिका भेद, मैं आपको पहले ही बता चुका, नायक नायिका स्त्री और पुरुष इनके भेद बताया था। रागमाला ये अपने संगीत शास्त्र में राग और रागनी होती हैं, उनको अपने चित्रण धरातल पर जब उतारा तो इसको रागमाला के नाम से जाना गया। 12 मासा, 12 महीनों का जो चित्रांकन किया वह 12 मासा। ऋतु वर्णन, ऋतु से संबंधित जो चित्रांकन किया वो ऋतु वर्णन कहलाया। और कृष्ण लीलाओं के चित्रण में अधिक हुई। इसके बाद राव उमेद सिंह के समय बूंदी शैली के चित्रों की पृष्ठभूमि में भवनों का अंकन। राव उमेद सिंह के समय बूंदी शैली के चित्रों में कौन सा अंकन हुआ? पृष्ठभूमि में भवनों का अंकन हुआ। प्राकृतिक विविधता, पशु पक्षियों तथा सतरंगी बादलों, जलाशयों में सघन वन संपदा का चित्रण हुआ। और उत्तरकालीन बूंदी शैली में रात्रिकालीन दृश्यों, जिनमें हरे रंग की प्रधानता रही। रात्रिकालीन दृश्यों में क्या, उत्तरकालीन जो बूंदी शैली के चित्र बने उनमें रात्रिकालीन दृश्यों में हरे रंग की प्रधानता। नायक नायिका भेद विषय चित्रों में नारी सौंदर्य की तीव्रता, तुली का संचालन की कलात्मकता को दर्शाती है। बूंदी शैली मुगलिया प्रभाव के बाद भी अपनी निजी विशेषताएं बनाए रखी, लेकिन 19वीं सदी में अंग्रेजी प्रभाव से अपनी मौलिकता को खो देती है। इस प्रकार बूंदी शैली का विकास हुआ और 19वीं सदी में जाकर अंग्रेजी प्रभाव के कारण ये अपनी मौलिकता को समाप्त कर देती है। बूंदी शैली के प्रमुख कलाकारों में सुरजन, किशन, साधुराम, रामलाल, अहमद अली प्रमुख कलाकार रहे।
बूंदी शैली की प्रमुख विशेषताएं, अर्थात बूंदी शैली में जो चित्रांकन किया या वो जो बूंदी शैली कला रही है उस कला की किस तरह की विशेषता रही। मैं आपको विशेषताओं के विषय में पहले ही बता चुका हूँ कि राजस्थानी शैली कि कोई सी भी उपशैली या शैली हो, उन शैलियों में क्या है, एक तो रंग समान आएंगे आपको, चटकदार रंगों का या मनोरम रंगों का प्रयोग किया गया, एक विषय समान आएंगे क्योंकि अपने राजपूत राजाओं ने शासन किया था और राजपूत राजा सब वल्लभ संप्रदाय या वैष्णव संप्रदाय होने के कारण उनका आराध्य देव भगवान श्री कृष्ण था और भगवान श्री कृष्ण का आराध्य देव होने के कारण उन्होंने अपने आराध्य देव को प्रसन्न करने के लिए अपने आराध्य देव के ग्रंथों से संबंधित या उनके पदों से संबंधित चित्रों को चित्रित करवाया था। विषय वस्तु, पहली विशेषता देख लो यही है कि विषय वस्तु। बूंदी शैली में रागमाला, नायक नायिका भेद, बारहमासा, ऋतु वर्णन प्रधान विषयों का चित्रण राजस्थानी शैली की अपेक्षा अधिक हुआ है। इनके अलावा रात्रिकालीन शिकार दृश्य, उत्सव और सभीय चित्र भी इस शैली में प्रमुखता से बने। सभीय चित्रण के विषय में बता चुका हूँ कि सभीय चित्रण अधिकतर कौन सी शैली में बने, मुगल शैली में। सभीय चित्र होता है व्यक्ति चित्रण, ठीक है। अब ये रागमाला, नायक नायिका भेद और बारहमासा ऋतु वर्णन है, ये भी कृष्ण लीला से संबंधित चित्रों को ही चित्रित किया गया। इनका प्रमुख चित्रित विषय कृष्ण लीला ही रहा है। आकृति, आकृतियों में किस तरह की आकृति बनाई गई, आकृति चित्रण में बूंदी शैली मेवाड़ शैली के समरूप रही है। आकृतियाँ साधारण, लंबी, पतली, स्फूर्तिदायक आकृति बनाई गई। स्त्री आकृतियों की छोटी नासिका, गोल मुखाकृति, छोटी ग्रीवा गर्दन, पीछे की ओर झुकी छीन कटी वाली आकृति बनाई गई थी, ठीक है भाई। इसके बाद तीसरी विशेषता आती है वस्त्र आभूषण। तो बूंदी शैली में वस्त्र आभूषणों में किस तरह के, वो तो राजस्थानी शैली में सभी वस्त्र आभूषणों में आप ये लिखेंगे। पुरुष आकृतियों में तो घेरदार जामा, पायजामा, कमर में पटका और स्त्री आकृतियों में चोली, ओढ़नी, लहंगा पहने हुए चित्रित किया गया। तो वही विशेषताएं अपनी बूंदी शैली में रहेंगी। जैसे झुकी पगड़ी, लंबे चापाकार नहीं है, ये चाकदार है, मतलब घेरदार, घुमावदार। ये जामा मैंने कई बार बता दिया आपको, घुटनों तक ऊपर, शरीर में ऊपर पहने जाने वाला एक वस्त्र होता है जिसमें नीचे कमर से नीचे जाके घेर होता है या झल्लर जैसी होती है, उसे कहते हैं जामा। कमर पर पटका बांधे, कमर में दुपट्टा जो बांधा जाता है उसको कमरबंदा कहा जाता है या पटका कहा जाता है। चुस्त पायजामा, मतलब चूड़ीदार जैसा पायजामा पहने हुए मेवाड़ शैली के समकक्ष नीले वर्ण जैसी वह गौरवर्णी पुरुष आकृतियों को बनाया गया, ठीक है बच्चों। इसके बाद चौथी विशेषता आती है प्रकृति चित्रण। अब बूंदी शैली का प्रकृति चित्रण का तो अपन पृष्ठभूमि में पढ़ के ही आ रहे हैं कि यहाँ का प्राकृतिक वैभव सुंदर रहा है। छोटे छोटे जैसे तालाब, सरोवर, इस तरह की पहाड़ियाँ, ये यहाँ के सुंदर रहे थे। और यहाँ जैसे सरोवर अधिक थे तो वो सरोवरों में जो हाथियों की जल क्रीड़ाओं के बहुत अधिक चित्र बने। इसलिए बूंदी शैली की जो प्रमुख विशेषताओं में है, या कई पहचान पूछ लेते हैं बूंदी शैली की प्रमुख पहचान क्या है, तो यहाँ हाथियों के सुंदर चित्र बनाए गए थे क्योंकि छोटे छोटे सरोवरों में कमल पुष्पों की प्रधानता हुआ करती थी और उनमें हाथियों की लड़ाई या हाथियों को क्रीड़ा करते हुए चित्रित किया गया था, ठीक है। प्राकृतिक चित्र बूंदी शैली में सघन वन संपदा में सुरमई सतरंगी वैभव में समायोजित सफ़ेद वास्तु, मतलब सफ़ेद रंग के वास्तु को मतलब भवन बनाए गए थे। यहाँ की मौलिकता है गोल गुंबदाकार, गुंबद होते हैं घेरदार या घुमावदार, एवं घुमावदार राजस्थानी छतरियाँ एवं मुगलिया मेहराब आदि का मिश्रित रूप भवनों के आंतरिक भाग में बनाया गया या इनको दिखाई देता है। आंतरिक भाग में लाल हरे रंग के रेशमी पर्दे, केले के कुंज, झरोकों से झांकती नायिकाएं, भवनों के खुले चौक आदि चित्रों के रूप अंतराल व्यवस्था में विविधता और संपन्नता प्रस्तुत करती हैं, यानी इनकी ये प्रमुख पहचान है। पशु पक्षी चित्र में सुक, मयूर, गिलहरी, बंदर, हाथी, शेर, घोड़े, सारस आदि का अंकन प्रचुरता से हुआ है। और यहाँ बूंदी शैली के जो हाथी चित्र हैं वो हाथी चित्र अधिक प्रसिद्ध हैं। जैसे कोटा शैली में आखेट के चित्र प्रसिद्ध होंगे। कोटा शैली की जो प्रमुख पहचान है या प्रतीक चिन्ह जो बन गए वो कोटा शैली के शेर के आखेट के चित्र थे। कोटा शैली में आपको आगे बताया जाएगा, कोटा शैली में राजा उमेद सिंह हुआ था और वो उमेद सिंह शिकार का बहुत शौकीन था और शिकार का शौकीन होने के कारण वो अपने परिवार सहित शिकार करने जाता था। जब जाके क्या करता था कि वो शेर को घेर कर मारता था, इसलिए वहाँ जो चित्र बने थे वो शेर के घेरदार आखेट वाले चित्र बने थे। इसके बाद पांचवी विशेषता आती है रंग। बूंदी शैली के चित्रों में लाल, पीले, हरे, सफ़ेद रंगों की वर्णसंगति कलाकारों को अधिक प्रिय थी, जिनमें हरे रंग की प्रधानता है। रात्रिकालीन दृश्यों में नीले काले आकाश में
श्यामवर्णी बादलों में स्वर्ण व लाल रंग का स्पर्श चंचलता की कौन को प्रदर्शित करता है। इस तरह की इनकी विशेषता रही है बूंदी शैली की। और बूंदी शैली के बाद दूसरा प्रमुख केंद्र आता है अपने हाड़ौती का, कौन सा? कोटा शैली, जिसको कोटा शैली के नाम से अलग अलग विशेषता के कारण अलग से पढ़ा जाता है। कोटा शैली के बारे में ये पहले ही बता दूं आपको, कोटा शैली में एक तो कोटा शैली के जो प्रतीक चिन्ह है वो शेर के आखेट वाले घेरावदार वाले चित्र प्रसिद्ध हैं। एक कोटा शैली में जो महत्वपूर्ण योगदान रहा है इसकी शैली को आगे बढ़ाने में या चरमोत्कर्ष पर पहुंचाने का, वो राजा उमेद सिंह को रहा है। उमेद सिंह क्या है? शेर के मतलब आखेट के शौकीन था, और आखेट का शौकीन होने के कारण वो क्या करता था? आखेट करने जब जंगल में जाया करता था तो अपने परिवार सहित जाया करता था, और जब परिवार सहित जाया करता था तो शेर जहाँ भी दिखाई देता उस शेर को चारों तरफ से घेर लेते थे और घेर कर फिर मारते थे उस शेर को। इसलिए वहाँ जो चित्र बने थे उन चित्रों में शेर के घेरावदार वाले चित्र बने, जो आगे चलकर कोटा शैली के प्रतीक चिन्ह बन गए। यहाँ की जो आकृति बनाई गई, मानव आकृति या पुरुष आकृति, स्त्री पुरुष आकृति, वो गोस्वामियों की भांति, पुजारियों की भांति हष्टपुष्ट मोटे ताजा बनाए गए थे। उनके चेहरे पर लालिमा युक्त बनाए गए थे, चमकदार बनाए गए थे। इस तरह की कोटा शैली की प्रमुख विशेषता रहेंगी। ठीक है भाई। तो कोटा शैली हाड़ौती शैली का दूसरा प्रमुख केंद्र रहा है, जिसको कोटा शैली को हाड़ौती की दूसरी उपशैली कह सकते हैं। कोटा शैली 1952 ईस्वी में प्रकाश में आई। कर्नल T.G. गेयर एंडरसन द्वारा अपने निजी चित्र संग्रह को विक्टोरिया एंड अल्बर्ट म्यूजियम लंदन को भेंट किया गया था। अपना एक संग्रह था और वो चित्रों के संग्रह को इन्होंने क्या किया? कर्नल T.G. गेयर एंडरसन द्वारा अपने उस संग्रह को विक्टोरिया मेमोरियल म्यूजियम लंदन को क्या किया? समर्पित कर दिया। उस जो संग्रह को वहाँ पर समर्पित किया तो वो समर्पित जो चित्र थे उन चित्रों में कुछ विशेषताएं ऐसे दिखाई दी जो बूंदी शैली से भिन्न दिखाई दी, और बूंदी शैली से भिन्न दिखाई देने के कारण इसको कोटा शैली के नाम से जाना गया था। ये इसकी प्रमुख पहचान है। तो उनमें से कुछ चित्र बूंदी शैली से भिन्न पाए गए। मैंने आपको बताया कुछ चित्र ऐसे थे जो बूंदी शैली से भिन्न पाए गए, जिसके आधार पर बूंदी शैली की उपशाखा के रूप में कोटा शैली अस्तित्व में आई। मुगल सम्राट शाहजहां द्वारा महाराजा माधव सिंह को भेंट स्वरूप हाड़ौती का एक हिस्सा जागीर के रूप में प्रदान किया गया, जो कालांतर में कोटा के नाम से प्रसिद्ध हुआ था और 1631 ईस्वी में स्वतंत्र रियासत के रूप में स्थापित हुआ था। कोटा चित्र शैली का इतिहास भी कोटा की स्थापना के साथ ही प्रारंभ होता है। 17वीं सदी के मध्य तक ही कोटा शैली अपनी मौलिकता ग्रहण कर पाई। कोटा के महाराजा राम सिंह 1669 से 1705 ईस्वी तक रहे। उसके बाद उनके पुत्र महाराव भीम सिंह 1705 से 20 तक रहे, और उनके पश्चात उमेद सिंह के समय 1771 से 1820 ईस्वी में कोटा शैली अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंची। मैंने आपको बीच में पहले ही बताया था कि कोटा शैली जो चरमोत्कर्ष पर पहुंची वो किसके शासनकाल में पहुंची? राव उमेद सिंह के शासनकाल में पहुंची थी, क्योंकि राजा उमेद सिंह को आखेट का शौक था, और आखेट का शौक होने के कारण वह आखेट के लिए अपने परिवार सहित जाया करता था और शेर को चारों तरफ से घेर कर मारता था। इसलिए कोटा शैली में घेरावदार शेर के आखेट वाले चित्र अधिक बने थे, जो कोटा शैली के प्रतीक चिन्ह बन गए। आगे चलकर एक कोटा शैली की प्रमुख पहचान बन गई। ये जीके का भी प्रश्न है ये कि कोटा शैली के प्रतीक चित्र कौन से हैं? तो शेर के आखेट वाले चित्र प्रसिद्ध हैं। और इसी तरह बूंदी में कौन से चित्र बने? तो हाथियों के चित्र बने। और मेवाड़ में पूछ लिया जाए तो वहाँ की कौन सी पेंटिंग प्रसिद्ध है? पिछवाई पेंटिंग है। और मारवाड़ में पूछा जाए तो वहाँ की कौन सी उपशैली प्रसिद्ध है? तो वहाँ की किशनगढ़ शैली प्रसिद्ध है मारवाड़ की। और मारवाड़ शैली की कौन सी पेंटिंग प्रसिद्ध है? बनी ठनी प्रसिद्ध है। इस तरह से इनकी अलग अलग पहचान या एक एक प्रमुख पहचान है जो जीके के वाले प्रश्नों में भी आते हैं। वैसे बूंदी की भांति कोटा भी वल्लभ संप्रदाय का प्रमुख केंद्र था। वल्लभ संप्रदाय वही कृष्ण को आराध्य देव मानने वाले, इसलिए यहाँ कृष्ण लीलाओं का अंकन हुआ। स्वाभाविक है, जहाँ आराध्य देव भगवान श्री कृष्ण को मान रहे हैं तो आराध्य देव को आज भी अपन प्रसन्न करने के लिए कुछ न कुछ धार्मिक कार्यक्रम करवाते रहते हैं, या धार्मिक कार्य में कुछ न कुछ इस तरह के रामायण पाठ वगैरह का है, इस तरह का कार्य करवाते रहते हैं। तो उस समय भी वो राजपूत राजा अपने आराध्य देव को प्रसन्न करने के लिए या तो राजप्रसादों में, राजभवनों में चित्रांकन कार्य करवाते थे, या चित्रों में, पुस्तकों में चित्रांकन कार्य करवाते थे। सचित्र ग्रंथों के निर्माण के अलावा भित्ति चित्र की समृद्ध परंपरा रही है। कहाँ की? कोटा की। अब उनके एग्जाम्पल या उदाहरण देखना चाहें कि कहाँ पर ऐसे देखे जा सकते हैं,
तो 1857 की गदर के उपरांत पाश्चात्य प्रभाव, ये कोटा शैली पर पाश्चात्य प्रभाव आ गया और प्रभाव आने के कारण यह कोटा शैली अपनी मौलिकता को समाप्त कर देती है। यदि ये भित्ति चित्रों का उदाहरण देखा जाए तो एक झाला की हवेली है वहाँ पर, कहाँ पर है, कोटा में, और एक देवता जी की हवेली है और वहाँ के राजप्रसादों के भवन है। उन राजप्रसादों की दीवारों पर देखे जा सकते हैं जो यहाँ की समृद्ध परंपरा को अभिव्यक्त करते हैं। कोटा शैली के प्रमुख कलाकार आते हैं। इसके बाद कोटा शैली के प्रमुख कलाकारों में सुरजन, साधुराम प्रमुख कलाकार रहे हैं। इसके बाद आती है कोटा शैली की प्रमुख विशेषता। कोटा शैली की प्रमुख विशेषताएं, इसकी 3-4 विशेषता प्रमुख हैं। जैसे मैंने आपको बताया, एक तो प्रतीक चिन्ह बन गए, कौन से, शेर के आखेट वाले चित्र। एक मैंने आपको पहले ही बताया था, कोटा शैली में जो स्त्री पुरुष आकृति बनाई गई वो स्त्री पुरुष आकृति चेहरे पर लालिमा युक्त हष्टपुष्ट खाए पिए से बनाए गए थे, पुजारियों के जैसे और गोस्वामियों के जैसे। जैसे अब जानते हो आप भाई पुजारी किसा होगा, पुजारी मंदिर में रहे तो निश्चित है मंदिर में क्या आता है, चढ़ावा, और अच्छा चढ़ावा आता है। तो अच्छा चढ़ावा आता है, निश्चित उनका खान पान कैसा रहता है, अच्छा। तो वो कैसे व्यक्ति मिलते हैं, फिर पुजारी कैसे मिलेंगे, मोटे हष्टपुष्ट मिलेंगे, ठीक है। तो इसी तरह का कोटा शैली में बूंदी शैली की झलक होते हुए भी कुछ अपनी निजी विशेषताएं ऐसी रही हैं जिनमें कोटा शैली को मौलिकता प्राप्त होती है, जिसमें विशेषकर शिकार के चित्र हैं। इसके अलावा यहाँ की स्त्री या पुरुष आकृतियों को हष्टपुष्ट गोस्वामियों और पुजारियों की भांति दीप्ति युक्त चेहरे वाले, मैंने आपको बताया था मोटे, ताजा और चमकते हुए चेहरे वाले स्त्री पुरुष आकार बनाए गए थे। चेहरे वाली आकृति बनाई गई, मोटे उभरे नेत्र बनाए गए, भारी भरकम शरीर बनाया गया, उठा हुआ ललाट बनाया गया। इस तरह की आकृतियों का यहाँ अंकन किया गया था। फिर दूसरी विशेषता आती है, कोटा शैली में शिकार के दृश्यों की अधिकता रही है। मैंने आपको बताया था कि कोटा शैली का जो प्रमुख राजा था जिसने कोटा शैली को चरमोत्कर्ष पर पहुंचाया, ऊंचाई पे पहुंचाया, वो राजा उमेद सिंह था। और उमेद सिंह को किसका शौक था, आखेट का। तो निश्चित है अब जो राजा को जिस तरह का शौक होगा उसी तरह का वो अपने चित्रकारों से चित्रांकन कार्य करवाता था। तो आखेट के चित्र अधिक बने जिनमें सघन वन में विचरण करते शेर, चीता, हाथी, हिरण, सुअर का अंकन प्रमुखता से हुआ। कोटा शैली की तीसरी विशेषता, कोटा शैली के चित्रों में हरा, लाल, सुनहरी रंगों का प्रयोग अधिक हुआ। चौथी विशेषता, कोटा शैली में चित्रतल चित्रित ग्रंथों के अलावा भित्ति चित्रण की परंपरा भी रही। मैंने आपको बताया था भित्ति चित्रण परंपरा आज भी वहाँ देखी जा सकती है, जैसे उनके उदाहरण देखे जा सकते हैं जिसमें झाला की हवेली और देवता जी की हवेली और कोटा के राजप्रसादों को देखा जा सकता है। इस प्रकार अपन कोटा शैली को करते हैं, अर्थात हाड़ौती शैली की दोनों प्रमुख उप शैलियों को किया जाता है, बूंदी शैली और कोटा शैली। ये दो प्रमुख केंद्र अपनी निजी विशेषताओं के आधार पर अलग से पहचाने जाते हैं, अलग से इनको पढ़ा जाता है। इस प्रकार अपन हाड़ौती शैली को पूर्ण करते हैं और अगली वीडियो में हाड़ौती के बाद ढूंढाड़ शैली को पढ़ा जाएगा।